हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपको आपने क्लास करा होगा तो आपको पता ही होगा कि कल साउंड इशू के कारण पूरा क्लास नहीं चल पाया और पूरा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं हो पाया। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को फिर से करने वाली हूँ, ठीक है। इसके आगे देखने वाले हैं हम लोग। और हाँ, ये जो जितने भी क्वेश्चंस आप लोग कर रहे हो वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सोशल साइंस के एग्जाम्स में। ये सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से करो एंड लाइक से कमेंट्स करो। चलो 26 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं, ठीक है। वियना सम्मेलन अर्थात कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, ठीक है। वियना सम्मेलन और जो क्वेश्चन में लिखा है कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो पहला ऑप्शन है हमारा नेपोलियन बोनापार्ट, दूसरा ऑप्शन है लुई 18वां और तीसरा ऑप्शन है चार्ल्स दसम और चौथा ऑप्शन है मेटरनिक, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेटरनिक हो जाएगा। ऑप्शन 4 मेटरनिक हो जाएगा। वियना सम्मेलन के कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, मेटरनिक था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, आप ना इसे मार्क कर लो और याद करो। और हमारा 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। देखिए, कोई भी अगर इतिहास में आप पढ़ रहे हो तो उस सब के पीछे एक उद्देश्य रहता है, ठीक है। तो आपको ये पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है मेटरनिक, क्योंकि इसके बारे में एग्जाम्स में ज़्यादा पूछते हैं। तो मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या है, इसका ऑप्शन क्या है, गणतंत्र की स्थापना करना, प्रजातंत्र की स्थापना करना, पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना और चौथा है नेपोलियन की पुनः स्थापना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ग हो जाएगा, जो कि पुरातन व्यवस्था की पुनः स्थापना करना, ठीक है। तो मेटरनिक व्यवस्था का यही उद्देश्य था। अब हम करेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा 28 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, मेटरनिक कौन था, मेटरनिक आखिर कौन था, ठीक है। तो ऑप्शन ए है हमारा ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ऑप्शन बी है हमारा फ्रांस का सम्राट था, ऑप्शन सी है हमारा रूस का जार, ऑप्शन डी है हमारा प्रशा का चांसलर, ठीक है। वही चांसलर। तो हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा इसमें से, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन हो जाएगा, ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया के चांसलर, ठीक है। और हमारा 29 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी को जुकाम हो जाता है, ठीक है। किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारा पहला नेपोलियन, दूसरा ऑप्शन है हिटलर, तीसरा ऑप्शन है मेटरनिक और चौथा ऑप्शन है हमारा गैरीबाल्डी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेटरनिक, ठीक है। जब मेटरनिक ने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है। और हमारा 30 नंबर क्वेश्चन क्या है, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 7। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 31, रोमानिवाद क्या था, रोमानिवाद क्या था। ऑप्शन ए एक राजनीतिक आंदोलन, ऑप्शन बी एक सांस्कृतिक आंदोलन, ऑप्शन सी एक आर्थिक क्रांति, ऑप्शन डी एक धार्मिक क्रांति। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एक सांस्कृतिक आंदोलन था, ऑप्शन बी। रोमानिवाद क्या था, एक सांस्कृतिक आंदोलन था, ठीक है। और हाँ, अभी एग्ज़ाम आपका बहुत ज़्यादा करीब है तो आप इतना टाइम वेस्ट ना करो। अगर वीडियो स्लो है तो आप इसे 1.5x पर करके देख लो, और हाँ बट कंप्लीट ज़रूर करो। तो अब हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है, मारियाना किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था, मारियाना किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। तो पहला है फ्रांस, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है इटली, चौथा है रूस। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फ्रांस। मारियाना किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक था, तो वो हो जाएगा फ्रांस। और हमारा 33 मतलब 33वां क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है, ठीक है। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो ऑप्शन ए है पूर्ण जागरण, ऑप्शन बी है धर्म सुधार आंदोलन, ऑप्शन सी है गौरवपूर्ण क्रांति, ऑप्शन डी है फ्रांस की क्रांति। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ण जागरण क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, क पूर्ण जागरण, ठीक है।
और हमारा 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 34 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है, हमारा 34 नंबर कैसा, हमारा 34 नंबर क्वेश्चन कहता है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ। ठीक है, ऑप्शन ए 1688 में, ऑप्शन बी है 1707 में, ऑप्शन सी है 1788 में, ऑप्शन डी है 1807 में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1707। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 1707। 1707 में ही एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ था। ठीक है, और 35 नंबर हमारा क्वेश्चन है इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। ठीक है, और ये ना VVI क्वेश्चन है, आप मार्क कर लो इसे, क्योंकि ये बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसका चांस है कि आ जाइए। तो ऑप्शन ए हमारा नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन बी है मेजिनी, ऑप्शन सी है काबूल और ऑप्शन डी है गैरीबाल्डी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेजनी हो जाएगा। इटली के एकीकरण का मसीहा किसको माना जाता है, मेजनी को माना जाता है। और मेजनी का आप एक बार हिस्ट्री पढ़ लेना, इतिहास पढ़ लेना, उसके बारे में काफ़ी समझाया गया है, तो इस सब की जो भी डाउट है ख़त्म हो जाएगा, जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो बन जाएगा। मेजनी का संबंध किस संगठन से था, जो मेजनी था उसका संबंध किस संगठन से था, ये हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है, जिसका ऑप्शन ए है लाल सेना, ऑप्शन बी है कार्बोनरी, ऑप्शन सी है फिलिक हटारिया। ठीक है, ऑप्शन डी है डाइट। थोड़ा मेरे से मिस्टेक हो रहा है, तो आप उससे ज़्यादा ध्यान ना करो, हाईलाइट ना करो, बट ये VVI क्वेश्चन है। हाँ, आप इसको एक बार अच्छे से कर लो। ठीक है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था, तो क्या हो जाएगा, कार्बोनरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोनरी हो जाएगा। एक्चुअली मैं फास्ट बोलने के चक्कर में मेरे से इतना मिस्टेक हो रहा है, बट कोई ना, हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया। तो हमारा ऑप्शन ए है काउंट कावूर, ऑप्शन बी है गैरीबाल्डी, ऑप्शन सी है मेजनी, ऑप्शन डी है विक्टर इमैनुअल। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए काउंट कावूर। इसने अपने कूटनीतिज्ञ के बल पे इटली की समस्या को पूरे यूरोप की समस्या बना दिया। ठीक है, अब हम 38 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, हमारा 38 नंबर क्वेश्चन है यंग इटली का संस्थापक कौन है, यंग इटली का स्थापक कौन है। ऑप्शन ए है कावूर, ऑप्शन बी है गैरीबाल्डी, ऑप्शन सी है मेजनी, ऑप्शन डी है मुसोलिनी। और गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इम्पॉर्टेंट है मैं बस उसी को बता रही हूँ, VVI क्वेश्चन। ठीक है, आप VVI लिख रही हो तो समझ जाओ कि वो रिपीटेड क्वेश्चन है और एग्जाम्स में आने वाला है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेजनी हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। लाल कुर्ती के बारे में आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो कमेंट में टाइप करो, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, बट अभी आप शॉर्ट फॉर्म में देख लो। इसका ऑप्शन ए है कावूर, और ऑप्शन बी है मेजनी, ऑप्शन सी है बिस्मार्क, ऑप्शन डी है गैरीबाल्डी। तो लाल कुर्ती का गठन किसने किया था, गैरीबाल्डी। ठीक है, गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती का गठन किया था, और ये VVI है, ये भी VVI है, रिपीटेड है, याद कर लेना, पता होना चाहिए। और हमारा 40 नंबर क्वेश्चन है कावूर कौन था, मतलब ये कौन था, कावूर कौन था। पहला ऑप्शन है जर्मनी का राजा, दूसरा ऑप्शन है इटली का प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है इटली का राजा, चौथा ऑप्शन है जर्मनी का मंत्री। तो हमारा आंसर हो जाएगा इटली का प्रधानमंत्री। काउंट कावूर कौन था, इटली का वो प्रधानमंत्री था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई, कार्बोनारी की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए है 1810, ऑप्शन बी 1815, ऑप्शन सी 1830, ऑप्शन डी 1848। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1810 में कार्बोनारी की स्थापना हुई थी। ठीक है, और हमारा 42 नंबर क्वेश्चन है
विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? ये बहुत वीवीआई है भाई, ये मोस्ट वीवीआई है, क्योंकि विलियम्स के बारे में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो एक बार विलियम्स की हिस्ट्री पढ़ लेना। और ऑप्शन ए है हमारा इटली, ऑप्शन बी है हमारा प्रशा, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी है हमारा यूनान। तो विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रशा। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? प्रशा का शासक था। आप लोग इसको याद कर लो और नोट कर लो, ठीक है, और फास्ट करके देखो वीडियो। और हमारा 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? जलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? जालवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की? ठीक है, पहला है ऑप्शन प्रशा ने, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रिया, तीसरा है सार्डिनिया ने, चौथा ऑप्शन है नेपलस ने। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रशा ने। प्रशा ने की जालवेराइन की स्थापना, ठीक है, प्रशा ने स्थापना की थी, ठीक है। और हमारा 44 नंबर क्वेश्चन क्या है? सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? जो सीडान का युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था? पहला है ऑस्ट्रिया तथा प्रशा, और दूसरा है प्रशा तथा डेनमार्क, और तीसरा है प्रशा और फ्रांस, और चौथा है इटली और रोम। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रशा और फ्रांस। क्या हो जाएगा? प्रशा और फ्रांस। और ये कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी, ऑप्शन ग, आई मीन प्रशा और फ्रांस के बीच सीडान का युद्ध हुआ था। और इसके बारे में भी पढ़िएगा क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 45 है, बिस्मार्क किस विद्वान के विचारधारा से प्रभावित है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है रूसो, ऑप्शन बी है हिगेल, ऑप्शन सी है अस्डर्ट, ऑप्शन डी है जैकब। ठीक है, हर किसी से विचारधारा से प्रभावित रहता है, हर कोई रहता है। तो यहाँ पे बिस्मार्क के बारे में आपको बताना है। तो बिस्मार्क किसके विचारधारा से प्रभावित था? तो क्या होगा? हिगेल। हिगेल के विचारधारा से कौन प्रभावित है? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो बिस्मार्क हो जाएगा। और बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित है? तो हिगेल हो जाएगा। आई मीन क्वेश्चन अपोजिट भी कर सकता है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 46 है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की? जो नेपोलियन था वो जर्मनी में किस संघ का स्थापना किया था? ऑप्शन ए है ट्रांसपेंडेंट संघ, ऑप्शन बी है सिसिलापाइन संघ, ऑप्शन डी है राइन संघ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी था क्या? राइन संघ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, राइन संघ ये हुआ राइट आंसर। और ये VBI है क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? याद होना चाहिए आपको, राइन संघ। क्वेश्चन 47 नंबर, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? ठीक है, एकीकरण के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, तो आप जिस भी देश का एकीकरण हुआ उसके बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लो, नहीं तो कमेंट करो, फिर मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगी। हमारा पहला ऑप्शन है क्रीमिया का युद्ध, और दूसरा ऑप्शन है सेडोवा का युद्ध, और तीसरा ऑप्शन है प्रशा डेनमार्क युद्ध, और चौथा ऑप्शन है सीडान का युद्ध। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीडान का युद्ध, ठीक है। इस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। और हाँ, आपको ये बताना है सीडान का युद्ध किन किन देशों के बीच हुआ था, क्योंकि अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो आपको इस किन किन देशों के बीच में हुआ था ये आपको कमेंट में बताना है, ये मैं नहीं बताऊँगी। और हमारा 48 नंबर क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? ऑप्शन ए है 1890, ऑप्शन बी है 1848, ऑप्शन सी है 1871, ऑप्शन डी है 1870। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1871 में ही जर्मनी का एकीकरण हुआ था। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये डेटा आपको याद होना चाहिए, याद कर लेना। और हमारा 49 नंबर क्वेश्चन है, सेडाओ का युद्ध में किसकी पराजय हुई है, किसकी हार हुई है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन बी है प्रशा, ऑप्शन सी है नेपलस, ऑप्शन डी है सार्डिनिया। ठीक है, अभी मैं आपको बताई कि कमेंट में आपको बताना है सेडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, आपको कमेंट करो। और इसमें हार किसकी हुई है? तो इसमें हार किसकी हुई आपको बताना है, ऑस्ट्रिया की। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, इसमें ऑस्ट्रिया की हार हुई है। हाँ, और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ठीक है, किस संधि द्वारा? तो पहला ऑप्शन है डेनमार्क की संधि, दूसरा ऑप्शन है गस्टिन की संधि, तीसरा ऑप्शन है प्राग की संधि, और चौथा ऑप्शन है फ्रैंकफर्ट की संधि। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रैंकफर्ट की संधि। ठीक है,
फ्रैंकफर्ट, ये संधि भी आपको पता होना चाहिए और ये BBI क्वेश्चन है। और हाँ, अपना इसे याद कर लेना। हाँ, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका क्या छूट रहा है, क्या कंप्लीट नहीं हुआ है, या फिर मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। आपका नेक्स्ट कौन सा सब्जेक्ट वीक है, आप मुझे कमेंट में बताओ, ठीक है। ओके बाय। और हाँ, अच्छे से पढ़ाई करो। बाय बाय।